नमस्कार भारतवासियों। मैं आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति अध्याय है, उसके अंतर्गत द्वैतवादी संकल्पना के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। थोड़ा मेरा अंग्रेजी पैदल है, आप लोग से क्षमा कर चाहता हूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये जो द्वैतवादी संकल्पना है जो हम पढ़ेंगे, आप लोग के हम पहले भी कई चैप्टर में बता चुके हैं कि यही पुस्तक का हम विवेचन करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें है क्या, द्वैतवादी संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति में क्यों आया और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो द्वैतवादी संकल्पना एक तारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक, खासकर दो तारों के संयोग से मानी गई है। इसी के कारण इस संकल्पना को बाइपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन एवं जेफरीज की ज्वारीय कल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत, इसमें सूर्य के अलावा दो और तारे थे आदि प्रमुख है। हम द्वैतवादी संकल्पना में का मतलब होता है दो। द्वैत का मतलब ही होता है दो, दो चीजों से किसी चीज को बनने के लिए दो चीज की आवश्यकता, यानी इसी टाइप से हो तो द्वैतारक, यानी हमेशा दो का ही उपयोग किया गया है। तो हम चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में जानेंगे, ये कब कब क्या हुआ, इसके बारे में क्या है समझेंगे। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। अब जो भी विद्यार्थी गण है, एक पॉइंट है जो देखते हैं सुनते हैं उनके लिए, ऐसे तो मैं कहता हूँ सुनिए, सारे के लिए क्या है, तो आप सब कुछ से बच सकते हैं। 1905 में ये परिकल्पना दिए हैं, 1905। अब इतिहास से जोड़ देते हैं। उस समय बंगाल विभाजन के जोर शोर से चर्चा चल रहा था इतिहास की दृष्टि से 1905 में, और वायसराय के चल रहा था, गवर्नर जनरल हट गया था इतिहास की दृष्टि से। तो कहते हैं कि इसमें इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, वरन उसकी बनावट, वायुमंडल की उत्पत्ति तथा महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना के विषय में पर्याप्त जानकारी होती है। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल एक निहारिका से नहीं हुई, जिसकी अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है। चैम्बरलिन के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य था तथा दूसरा उसका साथी विशाल तारा। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैस पूर्ण नहीं था, वरन ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर हो गए। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में कण धूलि के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लैनेटिसिमल कहा जाता है। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार के
वाले थे। यही कुछ बड़े ग्रहाणु भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग न्यूक्लियस बने। इस प्रकार बड़े ग्रहाणु के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रहाणु ने उनसे मिलकर बृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणु ने सम्मिलित होकर कुछ बृहद आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का रूप धारण किया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों जेट्स के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे अप्रोचिंग स्टार की ज्वारीय शक्ति को बताया जाता है। यह सोचना आवश्यक नहीं है कि पृथ्वी पूर्ण रूपेण कभी भी तरल अवस्था में रही होगी। पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केंद्र से प्रारंभ होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती गई। प्रारंभ में निर्माण केंद्र नाभिक अधिक घनत्व वाला तथा ठोस था तथा यह ग्रहाणु के आपसी आकर्षण तथा समूहन से बना था। जो जो अन्य ग्रहाणु से जुड़ते गए पृथ्वी का आकार आरंभ में तीव्र गति से बाद में मंद गति से बढ़ता गया। एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया। मूल पिंड अथवा मौलिक सूर्य तारा का वशिष्ठ भाग वर्तमान सूर्य बन गया। अब इसके अंदर में जो कुछ हम समझ सकते हैं यही है, ब्रह्मांड में दो तारा था, एक ये है एक ये है। ये तारा सूर्य तारा के पास में ये घूमते घूमते इतना आ गया, इससे अखंड पिंड के रूप में मौलिक कण के रूप में ग्रहाणु के रूप में बिखरे और वो बिखरते के साथ साथ आपस में डॉट 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 के रूप में थे इस टाइप से। तो वो आपस में मिलकर एक ग्रह का निर्माण किया। इस टाइप से इनका कहना था चैम्बरलिन का। वायुमंडल का संगठन, इसका वायुमंडल, पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे आया? प्रारंभ में जब पृथ्वी की रचना अपने प्रारंभिक अवस्था में थी तो उस समय संभवतः पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं बना था, पर ज्यों ज्यों पृथ्वी का आकार बढ़ता गया इससे वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया। दो प्रमुख स्रोत सोर्स ऑफ रेजोनेंस से मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ बताया जाता है। प्रथम वह उद्गम स्थान, जब पृथ्वी का आकार अधिक बड़ा हो गया था तो उसने स्वतंत्र वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात कर लिया और वायुमंडलीय कणों की पूर्ति प्रारंभ में अधिक तथा बाद में कम हो गई, क्योंकि अंत में आत्मसात करने के लिए बहुत कम कण रहे होंगे। द्वितीय, आंतरिक उद्गम स्थान से वायुमंडल के जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब बाह्य उद्गम स्थल से प्राप्त सभी वायुमंडलीय तत्व प्राप्त हुए। ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्गारों से प्राप्त होती है। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के समान ही उसके वायुमंडलीय तत्वों का निर्माण धीरे धीरे संभव हुआ। इसमें कहते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे हुआ। पहला तो कह रहे हैं वायुमंडल जो है परमाणु से आकार के आत्मसात करके वायुमंडल कणों को पूर्ति किया और वो बाद में जो बचा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, जलवाष्प, ये सबसे वायुमंडल का विस्तार हुआ। ये चैम्बरलिन के कहे हैं। उष्मा की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी पर उष्मा कैसे हुआ, ये चैम्बरलिन कह रहे हैं। पृथ्वी में उष्मा की उत्पत्ति भी पृथ्वी के आकार में क्रमशः वृद्धि के साथ साथ हुई। यानी कहना है उष्मा जो है से पृथ्वी जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था उष्मा वैसे वैसे बड़ा हुआ। पृथ्वी की उष्मा शक्ति कई साधनों द्वारा संभव हो सकी। क्या कारण है भाई? 3 बताए हैं। जब ग्रहाणु का समूहन हो रहा था उस समय ग्रहाणु के आपसी टकराव के फलस्वरूप उष्मा की उत्पत्ति हुई। यानी जब कोई चीज टकरता है तो उष्मा निकलती है। जैसे किसी को धक्का दीजिए तो यहाँ पे तो उष्मा होगी। जो जो ग्रहाणु का समूहन बढ़ता गया केंद्र भाग पर दबाव बढ़ता गया, जिस कारण तापक्रम में वृद्धि होने लगी। यानी किसी चीज को ग्रहाणु को समूहन यानी कस रहा है, किसी चीज को जकड़ रहा है तो अंदर में इसका दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा। यानी ऐसे दबेगा तो इसके अंदर तापमान जरूर बढ़ेगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव में वृद्धि के कारण
अणुओं का पुनर्संगठन हुआ, जिससे अणु और अधिक घनत्व वाले हो गए और उष्णता बढ़ गई। उपयुक्त कारणों से पृथ्वी में पर्याप्त उष्मा की उत्पत्ति हो गई, जिससे ज्वालामुखी क्रिया के आविर्भाव से विभिन्न गैस बाहर आकर वायुमंडल के निर्माण में सहायक हुए। यानी ये संपीड़न, यानी जो सम्मोहन हुआ, जो प्रेस बना, दबाव बना, जकड़ने के बाद जो दबाव बना, उसमें इतना तापमान वृद्धि हुआ कि ज्वालामुखी फूटा और ज्वालामुखी से बहुत सा गैस निकला। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सब किस्म के गैस निकला, जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। महासागरों की उत्पत्ति। अब चेम्बरलिन महोदय कह रहे हैं कि महासागर पृथ्वी पर कैसे बना है, तो इसका विचार किया है। जब वायुमंडल में स्थित जलवाष्प संपृक्त अवस्था सेचुरेशन पॉइंट में पहुंच गई, तो जल वृष्टि के फलस्वरूप सागरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जो जलवाष्प था, जलवाष्प ये बादल बन के पूरा एकदम सेचुरेटेड पॉइंट में बादल जब बन गया, तो बारिश कराना चालू हुआ। पृथ्वी गर्म, तो नीचे से भाप से बने, जितना पानी अब ऊपर भाप से बने तो उतना बादल बने। प्रक्रिया में सागर का निर्माण हुआ, यही कहना चाह रहे हैं। संभवतः सागरों का निर्माण पहले पृथ्वी के धरातल के नीचे प्रारंभ हुआ तथा शनय शनय तब तक बढ़ते गए जब तक ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच गए। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा निर्मित छोटे छोटे गर्तों में जल एकत्रित होने लगा। इस प्रकार निर्माण क्रिया के प्रारंभ काल में सागर अनेक झीलों के रूप में थे तथा बाद में विस्तृत होकर एक दूसरे से मिलकर महासागर का रूप धारण किया। पुनः महासागर रो तथा महाद्वीपों के विस्तार का मुख्य कारण अक्षय वेदरिंग बताया जाता है। पृथ्वी के संपूर्ण निर्माण काल तथा विकास की अवधि के समय पृथ्वी के अंतःकरण में दबाव बढ़ता गया, जिससे निरंतर ताप में वृद्धि होती गई, जिनसे आगे चलकर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म दिया, जिसने आक्रियन आग्नेय शैल का निर्माण हुआ। इस प्रकार चेम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी के विकास अवस्था में 3 मुख्य दशाएं पाई जाती है: ग्रहाणु का संग्रहण का समय, ज्वालामुखी उद्गार का समय तथा वास्तविक भूगर्भिक काल, एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड। यानी वो 3 रूप बताए हैं पृथ्वी के बारे में। ग्रहाणु संग्रहण का समय, यानी जब 2 तारा मिला था टू आकर्षण से, तो उससे जो निकला था ग्रहाणु, यानी छोटा छोटा कण, वो जुटा, तो उसमें एक बताया कि उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। और पृथ्वी में महासागर का निर्माण जलवाष्प से हुआ है। ज्वालामुखी से दबाव से कारण संपीड़न के कारण जो दबाव बना था, उसके सम्मोहन के द्वारा, सम्मोहन जब जकड़ा पूरा कस के, तो जब दबाव और तापमान बढ़ा, उससे ज्वालामुखी फूटा, उससे जलवाष्प बना। जलवाष्प से ये कहानी ये बताए हैं। अब इनका मूल्यांकन क्या है? चेम्बरलिन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति तथा पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया। कुछ हद तक परिकल्पना से पृथ्वी के स्वभाव का आभास मिलता है, पर कुल मिलाकर यह विचारधारा किसी भी समस्या को पूर्ण रूपेण हल करने में असमर्थ है। कहे थे आप लोग के, हम पहले कहे थे कि कोई भी, जितने भी प्रकार के जो विद्वान अपने अपने हाइपोथेसिस परिकल्पना किए हैं, कल्पना किए हैं, वो पूर्णतः सत्य नहीं है। वो सब अपने अपने अनुकूल, अपने अपने विचार, अपने अपने कल्पना शक्ति के अनुकूल अपना विचार रखे हैं। वो पूर्णतः सत्य नहीं है। वो आगे चल कर फिर वो उनको काट देते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। एक छोटी सी कुंडलाकार निहारिका से संपूर्ण सौरमंडल की रचना कल्पना मात्र ही जान पड़ती है। देखिए हम कर रहे थे, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण अलग अलग स्वतंत्र रूप में हुआ। इस प्रकार ग्रहों का एक नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत सभी ग्रह एक निश्चित दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रहाणु के संवर्धन एवं सम्मोहन की क्रिया पूर्णरूपेण से वर्णित नहीं की गई है। सम्मोहन द्वारा क्यों 9 ही ग्रह बने, अधिक अथवा कम ग्रह क्यों नहीं बने? यदि ग्रहों की रचना ग्रहाणु के संवर्धन से हुई मान ली जाए, तो भी ग्रहों में उतना ही कोणीय आवेग नहीं हो सकता जितना कि इस समय
इस समय उनमें है। इस विचारधारा के अनुसार ग्रह सदैव ठोस थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभ काल में तरल अवस्था में थी। वायुमंडल की रचना के विषय में यह परिकल्पना गलत धारणा प्रस्तुत करती है। जेफरीज महोदय के अनुसार मौलिक ग्रह नाभिक न्यूक्लियस ऑफ प्लैनेट वायुमंडलीय तत्वों को आत्मसात कैप्चर करने में समर्थ है। अतः इस नाभिक न्यूक्लियस के साथ कुछ गैस तथा जल भी था भी तो वह कहीं भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि नाभिक ग्रहाणुओं के हजारों किलोमीटर नीचे दबा था। अतः वायुमंडल ग्रहाणुओं द्वारा बना होना चाहिए, परंतु यह संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि ग्रहाणु संभवतः सूक्ष्म वायुमंडल विहीन रहे होंगे। इस प्रकार जेफरीज के अनुसार यह परिकल्पना पृथ्वी की समस्या को सुलझाने में अपूर्ण तथा असमर्थ है। अब इसमें एक ही बात हम कहते हैं, चैम्बरलिन ग्रहाणु की परिकल्पना 1905 में दिए थे। इनका परिकल्पना का जो मूल्यांकन किए हैं, जो इनका विरोध किए हैं, वो जेम्स जिन है। जेम्स जिन। यही एक दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनेगा, इसके अंदर और भी है। और चैम्बरलिन किस परिकल्पना का खोज किया था? ग्रहाणु परिकल्पना बताए हैं, इसके द्वारा पृथ्वी और वायुमंडल क्या है ये सारे चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताए हैं। अब आगे के दिन हम देखेंगे जेम्स जिन की ज्वारीय परिकल्पना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आगे चलकर हम बहुत अच्छे अच्छे चीज बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और सुनने में। जय हिंद, जय भारत।